हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका इस चैनल में स्वागत है। इसके पहले वीडियोस में मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कस किया था। ओके, अभी मैं वैदिक काल या वैदिक संस्कृति को डिस्कस करूंगा यहाँ पे। ओके, तो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पूरे टॉपिक को डिस्कस कर लिया जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत की एक प्राचीनतम सभ्यता थी। ओके, और वैदिक काल भी एक भारत की क्या है, प्राचीनतम सभ्यता है। ओके, अच्छा, मैंने बताया था कि दयाराम साहनी जी थे 1921 में। दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा संस्कृति की खोज की सर्वप्रथम। ओके, अच्छा, उसके पहले जो भारत का जो इतिहास था वो 1500 BC से माना जाता था। ओके, जब हड़प्पा संस्कृति की खोज नहीं हुई थी 1921 तक, उसके पहले भारत का इतिहास कब से माना जाता था? यह 1500 BC से माना जाता था। ठीक है, जब उसकी खोज हो गई तो भारत का इतिहास लगभग 6000 वर्ष पूर्व माना गया। 6000 वर्ष से पूर्व से क्या है, भारत का इतिहास है। ओके, तो उसका एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है, हड़प्पा संस्कृति का। ओके, अच्छा, अब हम देखेंगे वैदिक काल। ओके, जब वैदिक काल कंप्लीट हो जाएगा पूरा, तो हम वैदिक काल और हड़प्पा काल दोनों का तुलना करेंगे। ठीक, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तुलनात्मक जो अध्ययन करेंगे हम वहाँ पे, उसमें देखेंगे क्या क्या इसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो उससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। तो हम वैदिक काल जब फिनिश हो जाएगा उसके बाद हम उसको देखेंगे। ओके, तो आइए पहले हम देखते हैं वैदिक काल के बारे में। ठीक है, अच्छा, तो वैदिक काल जो है इसको हम वैदिक संस्कृति कहते हैं और आर्य संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको वैदिक संस्कृति क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो टाइम पीरियड है 1500 BC से 600 BC तक, ठीक है, जो इस पीरियड का जो जानकारी मिलती है, जो इस काल की जानकारी मिलती है, वो हमें वेदों से मिलती है, उपनिषदों से मिलती है, ठीक है, ब्राह्मण से मिलती है, जितने ब्राह्मण साहित्य हैं उससे मिलती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वैदिक संस्कृति कहते हैं। ओके, हमारे पास हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, इन वेदों से इस काल की जानकारी मिलती है। ओके, अच्छा, इसको आर्य संस्कृति क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इस पीरियड में जो लोग रहते थे, जो आदमी लोग रहते थे, जो लोग थे, उनको आर्य कहा गया है। ठीक है, इसलिए इस संस्कृति को आर्य संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप जानते रहिए कि हम वैदिक संस्कृति क्यों कहते हैं और आर्य संस्कृति क्यों कहते हैं। ठीक है, अच्छा, वैदिक काल को या वैदिक संस्कृति को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो होता है पूर्व वैदिक और एक होता है उत्तर वैदिक। ठीक है, अच्छा, जो पूर्व वैदिक का जो टाइम पीरियड है वो 1500 BC से 1000 BC के बीच में है, और 1000 से 600 BC को उत्तर वैदिक काल, और 600 से 300 BC उत्तर वैदिक उत्तर काल कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। इसको प्री मौर्य पीरियड भी कहा जाता है, तो इसको हम बाद में देखते हैं। ठीक, पहले हम इन दोनों के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा, तो अब पूर्व वैदिक का थोड़ा देखते हैं बात। तो पूर्व वैदिक की जो जानकारी मिलती है, जो पूर्व वैदिक काल की जानकारी मिलती है, जो 1500 BC से 1000 BC के बीच में माना जाता है, जो इसकी जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। कौन सा वेद से मिलती है इसकी जानकारी? तो ऋग्वेद से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, किसकी? पूर्व वैदिक काल की। इसलिए इसको ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। इसलिए इसको इस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? ऋग वैदिक काल कहा जाता है। अच्छा, एक बात समझिए आप लोग, 1000 BC के आसपास इसको उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल में क्यों डिवीजन कर दिया गया? ठीक है, तो इस समय एक इवेंट हुआ था, एक महत्वपूर्ण इवेंट हुआ था। क्या था उसमें? कि लोहा मिला था। लोहा पहली बार मिला था, और कहाँ से मिला था? अतरंजी खेड़ा, ईटा जिला है उत्तर प्रदेश का, अतरंजी खेड़ा, उसमें एक जगह है अतरंजी खेड़ा। ईटा जिला उत्तर प्रदेश, उसमें एक जगह है अतरंजी खेड़ा। उस अतरंजी खेड़ा से लोहा मिला था। ठीक है, तो जब लोहा मिला, ठीक है, तो उससे पहले जो ऋग वैदिक काल के जो आर्य थे, उनका जो विस्तार था वो अफगानिस्तान, पंजाब
और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित था। कहाँ तक था? अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र, पंजाब वाला क्षेत्र, ठीक है, जो पाकिस्तान और इंडिया का जो पंजाब वाला जो क्षेत्र है वो, और कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ये सीमित था। और क्यों था वो मैं, उसकी चर्चा कहाँ मिली है उसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा, ठीक है, बहुत डिटेल से। आप लोग घबराइए मत, जब इसका भौगोलिक विस्तार हम पढ़ाएंगे ना, वैदिक काल का जब भौगोलिक विस्तार जब डिस्कस करेंगे तो उसमें सब चर्चा आएगी। ओके, अभी आप बस ऐसे एक कहानी सुन लीजिए कि क्यों ऐसा सब हुआ था, ठीक है। तो इसकी जो जानकारी मिलती है, जो इसकी जो भौगोलिक विस्तार की जानकारी में आर्य जो थे फैले थे, कहाँ तक थे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैले थे, ठीक है, ऋग्वैदिक काल तक। उसके बाद क्या हुआ कि 1000 BC में इनको क्या मिल गया? लोहा मिल गया। जब लोहा मिला तो देखिए क्या होता है, जब लोहा मिला तो जो गंगा यमुना का जो दुआब था, इसके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद क्या आएगा? गंगा यमुना का दुआब। जो गंगा यमुना का दुआब था बहुत ही बड़ा जंगल था, बहुत ही भीषण जंगल था, ठीक है। तो ये लोग जंगल में नहीं घुसते थे, ये लोग जंगल में जो ऋग्वैदिक काल के आ रहे थे वो जंगल की तरफ नहीं जाते थे, वो लोग इधर से फिर इधर ही, मतलब फिर इधर से क्या करते थे? टर्न हो जाते थे। जब इनको लोहा मिला 1000 BC में, तो ये लोगों ने क्या किया कि लोहा को उपकरण बनाया और जंगलों को साफ किया। धीरे धीरे क्या किया? जंगलों को साफ किया, ठीक है। एक तो यहाँ से, और दूसरी चीज़ ये एक सतपथ ब्राह्मण जब आप पढ़ेंगे सतपथ ब्राह्मण, तो उसमें एक विधेय माधव की कथा की चर्चा किया गया है। विधेय माधव की कथा का चर्चा या वर्णन मिलता है, तो उसमें क्या मिलता है कि विधेय माधव की उसमें क्या होता है कि उनके मुंह से आग का गोला गिरा, और वो गोला क्या किया? आग का पूरे गंगा यमुना का जो दुआब था, उसमें जितने भी जंगल थे उस पूरे जंगलों को जलाते जलाते कहाँ चला गया? गंडक नदी तक चला गया, ठीक है, गंडक नदी तक चला गया। जिससे इन लोग को, आर्यों को, उस समय के जो आर्य थे उनको बहुत बड़ा क्या मिला? क्षेत्र मिला, ठीक है। और उसमें क्या? कृषि, उसमें क्या ये लोग किए? कृषि किए, ठीक है। तो और यहाँ से भी ये साथ मिलता है, लोहा का जब उपकरण मिला इनको, तो उससे क्या किए? गंगा पूरे क्षेत्र को साफ किए, मतलब पूरा जंगल साफ किए। फिर उसके बाद क्या किए लोग? उस लोहे का उपकरण से क्या किए? उसकी गहरी जुताई किए खेतों की। जब खेतों की गहरी जुताई की तो इनके जो फसल का उपज थी ज़्यादा हुई, ठीक है, फसल की उपज ज़्यादा हुई। अच्छा, ये जो ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे यहाँ पे, ये लोग क्या थे? कबीलाई समाज थे। यहाँ भी कबीलाई समाज रहेगी, यहाँ भी कबीलाई समाज थे, लेकिन इनका जो था, ये लोग क्या करते थे? पशु पालते थे। ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे, पूर्व वैदिक काल के आर्य, ऋग्वैदिक काल के आर्य पशु पालते थे। इनका मुख्य पेशा था पशु पालना। सेकेंडरी इनका क्या था? कृषि था। कृषि इस समय था, कृषि ऐसा नहीं था कि था, थोड़ा बहुत था कृषि, ठीक है, लेकिन इनका मुख्य पेशा क्या था? कृषि था। ये लोग कभी अपने पशु, सॉरी, इनका मुख्य पैसा क्या था? पशुपालन था। तो यहाँ पे कभी ये लोग यहाँ पे पशु को लेके चलाते थे, कभी यहाँ पे लेके चले गए, कभी यहाँ पे लेके, डिपेंड करता है कि यहाँ पे जहाँ जहाँ पे इनको घासें मिलती गई वहाँ वहाँ पे अपना पशु चलाते थे। और इनका जीवन क्या था? अस्थायी जीवन था। जब इनको कृषि मिली, यहाँ पे चले गए, कृषि करने लगे, तो कृषि का अधिशेष हुआ। फिर कृषि का, फिर ये लोग बैल रखने लगे, फिर हल रखने लगे, कुछ सब सामान रखने लगे, तो इन लोग का जीवन क्या हो गया? अस्थायी हो गया। यहाँ पे जाके इनका जीवन अस्थायी हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, ये लोहा मिलने के कारण, ठीक है, इनके जीवन में चेंज आ रहा है। आर्यों के जीवन में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। वो जीवन चेंज कौन कौन चेंज आ रहे हैं? इनके सामाजिक जीवन में चेंज आ रहा है, ठीक है, उनके राजनीतिक जीवन में चेंज आ रहा है, ओके, उनके धार्मिक जीवन में चेंज आ रहा है, उनके आर्थिक जीवन में चेंज आ रहा है। तो इसलिए यहाँ से हम क्या बोलते हैं? इसको उत्तर वैदिक काल बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ से पूर्व वैदिक काल, और इसके बाद 1000 BC के बाद क्या होगा? उत्तर वैदिक काल, क्योंकि यहाँ पर लोहा मिला है। लोहा से इनका क्या हो रहा है? कृषि मिली। लोहा से क्या हो रहा है? इनको कृषि का उपज बढ़ा। कृषि का उपज बढ़ा तो ऑब्वियसली इनके जीवन में, इनके लाइफ में क्या होगा? चेंजेज आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे बाद में जब मैं पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो जो कबीला, यहाँ पे कबीलाई जो समाज थी, उस कबीले का जो संरक्षक था, ठीक है, जो कबीले का संरक्षक था, उसकी ज़्यादा यहाँ पर पकड़ नहीं थी, ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था, ठीक है। यहाँ पे कोई सेना उना नहीं थी, यहाँ पे कोई अस्थायी सेना नहीं थी, यहाँ पे कोई मंत्री परिषद जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन यहाँ पे जब इनको अनाज मिलेगा, ठीक है, अनाज मिलेगा, कृषि का अधिशेष होगा, तो यहाँ पे जो राजा होगा उसको कर मिलेगा, ठीक है, और बड़ा बड़ा क्षेत्र मिलेगा जब उसको, तो क्या होगा? यहाँ का जो राजा होगा वो बलशाली होगा, शक्तिशाली हो जाएगा। मंत्री परिषद जैसे कुछ व्यवस्थाएं आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कर प्रणाली जैसे कुछ व्यवस्था आ जाएगा, ठीक है। तो इन लोग के जीवन में क्या होगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है, इनका जीवन कैसा होगा? थोड़ा सा चेंज होगा। इसलिए हम इसको क्या करते हैं? अलग से पढ़ते हैं, ओके, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो अब देखिए, हम जब इसका अध्ययन करेंगे हम, ओके, तो हम लोग कैसे करेंगे कि पहले हम
इसका यदि हम भौगोलिक विस्तार देख रहे हैं या सामाजिक जीवन देखेंगे या आर्थिक कोई कुछ भी इसका देखेंगे तो हम साथ साथ में दोनों का देखेंगे। यदि हम पढ़ रहे हैं इसका सामाजिक जीवन तो साथ में इसका भी सामाजिक जीवन और इसका दोनों का साथ में पढ़ेंगे। इसका आर्थिक जीवन यदि पढ़ेंगे तो हम दोनों का आर्थिक जीवन साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यदि हम इसका धार्मिक जीवन पढ़ेंगे तो दोनों का धार्मिक जीवन साथ ही में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पढ़ने का तरीका कुछ ऐसा होगा, ओके। इस ऐसे पढ़ेंगे तो हम बातें क्या होगी, लंबे समय तक हमारे दिमाग में बनी रहेगी। बस इसका मतलब यही है और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हो गई कि हम वैदिक काल को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। और क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आयरन के कारण, ठीक है। आयरन का इनके जीवन में चेंजेज आ रहे हैं कुछ, इसके कारण हम इसको डिवाइड करके अलग अलग पढ़ेंगे, ओके। चलिए, टाइम पीरियड से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन टाइम पीरियड से कभी नहीं पूछेंगे। आप ये रखते मत बैठिए 1000 BC 600 BC ये सब रखना नहीं है, ठीक है। आप जानते रहिए कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, बस आपके लिए इतना पर्याप्त है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्यों की। थोड़ा आर्यों के बारे में थोड़ा हम बात करेंगे, क्योंकि आर्यों से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आर्यों के बारे में हमको बात करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय के जो मेन रोल प्ले करते थे वो आर्य ही थे, क्योंकि इस समय के जो लोग थे वो आर्य ही थे, ठीक है। इनके बारे में हमको जानना पड़ेगा, जानना आए और आपको भी क्या करना चाहिए, जानना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, तो आइए देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि आर्य कौन थे, और दूसरा हम देखेंगे आर्य कहाँ से आए थे, ठीक है, ओके। तो जो आर्य जो शब्द है, पहले आर्य शब्द को समझिए। आर्य जो शब्द है वो संस्कृति भाषा का शब्द है, ठीक है। आर्य क्या है, संस्कृति भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है, कुलीन, सभ्य, सज्जन और श्रेष्ठ। क्या मतलब होता है इसका, सभ्य होता है, श्रेष्ठ होता है, कुलीन, ठीक है, सज्जन। ये लोग बड़े सच्चे आदमी थे, सज्जन थे लोग, ठीक है, बहुत सभ्य आदमी थे लोग, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ज़्यादा किसी को परेशान वसान नहीं करते थे, अपने में अपने जीवन में खुश रहते थे, ओके। अच्छा, इनकी विशेषताएं क्या है, आर्यों की थोड़ा कुछ विशेषता उसको देखेंगे। विशेषता तो बहुत सारी है, लेकिन कुछ ही यहाँ पर हम देखेंगे, फिर बाद में धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे इनकी विशेषताएं, ठीक है। तो आर्य जो थे ग्रामीण लोग थे, ग्रामीण थे, कबलाई समाज थे यहाँ पे, ठीक है, ग्रामीण लोग थे। यह लोग गाय और घोड़े पालते थे। अब देखिए यहाँ पे गाय और घोड़े पालते थे, पालते तो बहुत सारे पशु थे, गाय, भैंस, बकरी, ठीक है, सब पालते थे लोग। लेकिन गाय और घोड़े का मैंने यहाँ जिक्र किया हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गाय इनका सबसे पवित्र पशु हुआ करता था, और घोड़ा क्या करता था, सबसे महत्वपूर्ण पशु था इनका, ठीक है। गाय यहाँ पे सबसे पवित्र पशु मानी जाती है, ओके। गाय से लोग क्या करते हैं, विनिमय का, इनका गाय का क्या था, इनका विनिमय का साधन था। गाय जिसके पास जितनी गाय होती थी ना, उसका समाज में उतना ज़्यादा इज्जत होता था, ठीक है। तो आप समझते रहिए ये सब बातें, आगे और ज़्यादा मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, ओके। यह लोग घोड़े के रथ, अस्त्र शस्त्र और कवच रखते थे, ठीक है। ये लोग घोड़े के रथ रखते थे, अस्त्र शस्त्र रखते थे, कवच जैसे कुछ कवच रखते थे, जिससे मतलब कहने का मतलब ये था कि ये युद्ध करने का इनका बहुत ज़्यादा शौक था। ये लोग क्या करते थे, युद्ध करते थे, ठीक है। युद्ध करने का इनका बहुत बड़ा शौक था, ठीक है। राजाओं की तरह जैसे रथ रखे, कवच, देखें ना, जो कवच होता है लोहे का होता है, ओके। उस एक्चुअली उस समय लोहा नहीं था, बट उसमें तांबे में तो था ही, ओके। ये अस्त्र शस्त्र, तीर, धनुष सब ये सब रखते थे, ये लोग अस्त्र शस्त्र रखते थे, ठीक है। अच्छा, ये सब तो ठीक है विशेषताएं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक विशेषता है कि ये लोग एक भाषा बोलते थे। ये लोग एक भाषा बोलते थे, वो कौन सी भाषा थी, इंग्लिश में यदि कहें तो इंडो आर्यन भाषा या भारूपी भाषा, हिंदी में भारूपी भाषा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि यह लोग क्या बोलते थे, एक भाषा बोलते थे। ये लोग क्या बोलते थे, एक ही भाषा बोलते थे, इंडो आर्यन या भारूपी भाषा, ठीक है, ओके। और ये लोग अग्नि का पूजा करते थे, पूजा तो ये लोग बहुत करते थे। इंद्र देवता और अग्नि देवता यहाँ के दो प्रमुख देवता हैं, ठीक है। वरुण भी तीसरे नंबर पे आते हैं, फर्स्ट नंबर पे इंद्र, सेकेंड अग्नि और थर्ड पे वरुण आते हैं। तो मैं जब धार्मिक प्रश्न बताऊंगा तो ये सब डिस्कस करूंगा, लेकिन आप थोड़ा जानते रहिए और इसके बारे में जानिए आप अच्छे से कि इंडो आर्यन भाषा बोलते थे, मतलब एक ही भाषा बोलते थे। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया कि आर्य थे एक जाति, एक प्रजाति, एक भाषीय समूह, एक भाषीय, या कुछ या ये लोग, या पूछ दिया कि मतलब इस टाइप का यदि क्वेश्चन पूछे तो आप क्या ऑप्शन मानेंगे, आप ऑप्शन मानेंगे कि ये एक भाषीय समूह थे, एक भाषीय थे ये, ठीक है। क्योंकि ये कोई एक जाति नहीं थी, कोई एक प्रजाति भी नहीं थी, इसमें कोई जाति होती नहीं था उस समय, उसमें कोई जाति व्यवस्था भी नहीं थी, ठीक है।
कोई प्रजाति व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, मैं डिस्कस करूँगा वर्ण व्यवस्था, इसमें लास्ट में आती है ऋग्वेदिक काल में, तो मैं इसको बताऊँगा आपको। तो ये लोग क्या थे, एक भाषी थे, मतलब एक ही भाषा बोलने वाले लोग थे। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, दिमाग में रखिए आप लोग अपने में। ठीक है, अच्छा दूसरा बात हम करते हैं, आर्य आए कहाँ से थे। तो आर्य कहाँ से आए थे, इसमें इतिहासकारों में क्या है, मतभेद है, बहुत सारा क्या है, मतभेद है कि आर्य कहाँ से आए थे। इसमें कोई एक सटीक जानकारी हमें अभी तक भी प्राप्त नहीं है। ठीक है, अभी तक हमें सटीक कोई जानकारी नहीं प्राप्त है। लेकिन यदि देखा जाए तो यदि सपोज 100 इतिहासकार हैं, 100 इतिहासकार हैं आपके पास, ठीक है, तो उसमें से 90% इतिहासकार क्या कहेंगे कि आर्य विदेशी थे, मतलब आर्य कहाँ से आए थे, विदेश से आए थे भारत में। ठीक है, और 10% ही इतिहासकार क्या कहेंगे कि आर्य क्या थे, देशी थे। 10% ही इतिहासकार ऐसा बोलेंगे कि आर्य देशी थे। ठीक है, और जो 90% इतिहासकार यदि बोल रहे हैं कि आर्य विदेशी थे, उसमें भी क्या है, मतभेद, उसमें भी मतभेद, उसमें भी कोई पर्टिकुलर जगह से कोई नहीं बता पा रहा है कि यहाँ से आर्य आए थे। ठीक है, उसमें भी मतभेद है। देखिए उसमें से मैं कुछ 3 पॉइंट यहाँ लिखा हूँ, यदि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे जगह बताया गया है। ठीक है, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। ठीक है, एनसीईआरटी जरूर पढ़िए आप। ओके, अब देखिए यहाँ पे तो जो विदेशी कब बोले हैं, जो भी जितने भी इतिहासकार हैं, जो भी विदेशी बोले हैं, उसमें से एक इतिहासकार थे, वो बोल रहे थे कि आर्य कहाँ से आए हैं। कुछ इतिहासकार क्या बताएंगे कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं। कुछ इतिहासकार क्या बोलेंगे कि आर्य कहाँ से आए हैं, मध्य एशिया से आए हैं। कुछ लोग कहेंगे कि आर्य तिब्बत से आए हैं। कुछ लोग कहेंगे कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए हैं। ठीक है, या आर्कटिक प्रदेश से आए हैं। ठीक है, अच्छा जो मध्य एशिया से आए हैं वो कौन बता रहे हैं, मैक्स मुलर जी बता रहे हैं। मैक्स मुलर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा मैक्स मुलर जी बता रहे हैं, तो ये क्यों बता रहे हैं ऐसा, इन्होंने क्या किए थे, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अध्ययन किए थे। ठीक है, उस समय ऋग्वेद और ईरानी एक ग्रंथ था, अवेस्ता। ठीक है, ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथों का क्या किए थे, अध्ययन किए थे। उस अध्ययन के आधार पे इन्होंने क्या कहा कि आर्य क्या थे, मध्य एशिया से आए थे। और मैक्सिमम इतिहासकार, ठीक है मैं बता रहा हूँ आपको कि मैक्सिमम इतिहासकार इस बात से सहमत है, मैक्स मुलर की बात से। ठीक है, कि आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से ही आए थे। क्लियर। अच्छा तो ये जानते रहिए कि मैक्स मुलर कहाँ से बता रहे हैं, मध्य एशिया से। ठीक है, अच्छा तिब्बत से आए थे। कुछ लोग बोलेंगे कि ये तिब्बत से आए थे। इसमें से कौन थे, एक पर्सनालिटी हैं आधुनिक भारत, जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक पर्सनालिटी है, कौन, दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती के बारे में मैं चर्चा करूंगा जब क्या पढ़ाऊंगा, आधुनिक भारत। ठीक है, उसमें तो इन्होंने क्या कहा कि आर्य कहाँ से आए हैं, तिब्बत से आए हैं। ठीक है, अच्छा इनका एक बुक है या किताब है, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश में ये क्या बोलते हैं, इसमें इसका ये जिक्र किया है कि आर्य कहाँ से आए थे, तिब्बत से आए थे, ये बुक में। ठीक है, अच्छा इन्होंने आधुनिक भारत जब चर्चा करेंगे तो उसमें देखेंगे कि इन्होंने एक समाज की स्थापना किया था, उसका नाम रखा था आर्य समाज, उससे ही संबंधित है। आर्य समाज का स्थापना कौन किया था, तो दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, अब देखो ये आर्यों से इतना ज़्यादा प्रभावित थे कि इन्होंने उस समय एक आर्य समाज की स्थापना कर डाली थी। और ये समाज की स्थापना क्यों की थी कि जब आधुनिक भारत आप पढ़ेंगे तो उसमें समाज में कुछ कुरीतियाँ हैं। ठीक है, उस कुरीतियों को दूर करने के लिए इन्होंने स्थापना इसका किया था। अच्छा दयानंद सरस्वती जी ने वेदों से बहुत ज़्यादा क्या थे, प्रभावित थे। जो वेद थे उससे बहुत ज़्यादा ये प्रभावित थे। तो इन्होंने नारा एक दिया था कि वेदों की ओर लौटो, नारा दिया था। आधुनिक भारत में देखेंगे आप, डिस्कस करूंगा मैं दोनों पॉइंट है। ठीक है, आर्य समाज और आधुनिक और वेदों की ओर लौटो। तो ये वेदों की ओर लौटो जो नारा दिए थे वो दयानंद सरस्वती जी थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ओके, ठीक है, तो आप जानते रहिए ये चीज़। अच्छा उत्तरी ध्रुव से कौन बोल रहा है कि आएंगे, तो बाल गंगाधर तिलक, ये भी एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं कब के, आधुनिक भारत के। ठीक है, इनसे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं IAS PCS RO में। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ओके, तो आप जानते रहे कि उत्तरी ध्रुव से कौन बोल रहे हैं, तिलक जी बोल रहे हैं। ठीक है, इन्होंने एक किताब लिखी थी, आर्टिक होम ऑफ द आर्यंस। आर्टिक होम ऑफ द आर्यंस,
किताब के बारे में भी जानते रहिए कि इनकी किताब है आर्टिक फॉर्म्स ऑफ द आर्यंस। और ये क्या बोल रहे हैं, आर्य कहाँ से आ रहे हैं, आर्टिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव से आर्य आए थे। ठीक है, अच्छा। और कुछ लोग बोलते हैं कि आर्य देसी थे, देसी थे मतलब इसी भारत के ही थे। तो आप थोड़ा एनसीईआरटी रिफर करिए, उसमें थोड़ा देखिए कि आर्य जो देसी जो इतिहास, कौन कौन इतिहासकार हैं जो देसी बोल रहे हैं आर्यों को कि ये देसी ही थे। ठीक है, तो ये आप थोड़ा इसको देखिए। ठीक है, अच्छा। तो हम लोग ने अभी तक वैदिक काल 2 पार्ट में पढ़ेंगे, इसके बारे में डिस्कस कर लिया। वैदिक संस्कृति, आर्य संस्कृति के बारे में डिस्कस कर लिया, कुछ आर्यों के बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसके स्रोतों के बारे में डिस्कस करेंगे, वैदिक काल के स्रोत के बारे में डिस्कस करेंगे। स्रोत में पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पुरातात्विक साहित्यिक स्रोत है, जिसमें हम वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, साहित्यिक स्रोत से यदि हम वैदिक काल की यदि बात करें तो वैदिक काल में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, यदि वैदिक काल में जो क्वेश्चंस आएंगे तो 60 से 70% क्वेश्चन वैदिक काल के इसके साहित्यिक स्रोत से आते हैं। यदि आप क्वेश्चंस देखेंगे, इसका क्वेश्चन की एनालिसिस करेंगे वैदिक काल के, तो आप उसमें ये पाएंगे जो वैदिक काल का जो साहित्य है, ठीक है, वैदिक काल का साहित्य या साहित्यिक स्रोत है जो वैदिक काल के, उससे 60 से 70% क्वेश्चन उसी से आते हैं। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पुरातात्विक स्रोत से आएंगे, और कुछ इसके जो धार्मिक पक्ष हैं, सामाजिक पक्ष, आर्थिक, ठीक है, राजनीतिक पक्ष, उससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका एरिया है वो है इसका साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो हम उसको कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।